बेटा अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ तीन तरह की इन्फॉर्मेशन ली जाती हैं बोर्ड के अंदर, इवन के एंट्री टेस्ट के अंदर। वो तीन तरह की इन्फॉर्मेशन हैं क्या, उसको समझने से पहले ये बात समझ लें कि ग्राफ है क्या चीज़। ग्राफ बेसिकली तौर पर मुख्तलिफ़ तरह की मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक़ का तस्वीरी इजहार है। मसलन अगर एक मिकदार किसी दूसरे मिकदार के बढ़ने से बढ़ जाती है या कम हो जाती है, एक मिकदार का दूसरी मिकदार के ऊपर असर क्या है, किस तरह से ये अफेक्ट करती हैं, अगर हम इनके दरमियान में तस्वीर बनाना चाहें, शक्ल सी कोई ड्रा करना चाहें, तो वो हमारे पास कहलाता है सिंपल ग्राफ। क्लियर? तो जितनी MCQs फिज़िक्स सिलेबस में से बनती हैं ग्राफ से मुताल्लिक, वो क्या कुछ हैं। पहला हमारे पास है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अगर हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बता दी जाएं और उन्हीं से ही इंफॉर्मेशन लेकर ग्राफ में से दो तरह के रिलेशनशिप निकाले जाते हैं। पहला हमारे पास होता है ग्राफ का स्लोप और दूसरा हमारे पास होता है ग्राफ का एरिया। हमेशा याद रखिए कि ये दो इंफॉर्मेशन इसमें से ली जाती हैं। ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड द फिजिकल क्वांटिटी विच लाइज ऑन y एक्सिस बाय फिजिकल क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। किसी भी दिए गए ग्राफ का स्लोप हमेशा याद रखिएगा सिंपलर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस के ऊपर गिवन होगी उसी को आपने x एक्सिस वाली क्वांटिटी से तकसीम कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, तो वो ग्राफ का स्लोप बन जाएगा। इसको हमेशा जाहिर किया जाता है y/x से। स्लोप याद रखिएगा किससे जाहिर किया जाता है? y/x से। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है y एक्सिस के ऊपर और कोई भी क्वांटिटी हो सकती है x एक्सिस के ऊपर। स्लोप हमें सिंपलर मिलेगा, जो y एक्सिस के ऊपर मौजूद है उसे x एक्सिस वाले वैल्यू से तकसीम कर लेना है। तो हमारे पास एरिया कैसे कैलकुलेट होता है? मल्टीप्लाई द फिजिकल क्वांटिटी विच लाइज ऑन y एक्सिस विद द फिजिकल क्वांटिटी लाइंग ऑन x एक्सिस। अगर ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना हो तो जो y एक्सिस के ऊपर हमें वैल्यू दी जाती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मौजूद होती है, उसे हम x एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी से ज़रब कर लेते हैं। तो ये सिंपलर कहलाता है ग्राफ का एरिया। अब ग्राफ के एरिया का अगर फार्मूला लिखा जाए तो ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ग्राफ बराबर होता है, उनको ज़रब करने से हमें हासिल होगा। अब ग्राफ में से इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाती हैं स्लोप और एरिया के लिहाज से, इसके लिए कुछ ग्राफ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। पहला ग्राफ है हमारे पास, अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ मौजूद हो तो उस वक्त इसका स्लोप हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा और इसका एरिया हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ से देखिए स्लोप, अगर इसकी कैलकुलेट करना चाहेंगे हम, स्लोप हमारे पास बराबर होगी v/i के। जो मिकदार y एक्सिस के ऊपर दी गई है उसे x एक्सिस वाली मिकदार से हमने क्या कर लेना है? तकसीम कर लेना है। अब यहाँ पर v/i स्लोप आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होगी। ढूंढे, फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास एक ऐसी जो कि v/i से हमें हासिल होती है। जी देखें, गौर करें इसके ऊपर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है अपने माइंड के अंदर लेके। जी बेटा, बाय ओहम ला v बराबर है IR के। अगर v/i कर दी जाए तो हेयर इज़ वोल्टेज करंट ग्राफ का जो स्लोप है वो बेसिकली तौर पर रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। किसको? रेजिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। क्लियर? अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एरिया हमारे पास बराबर होगा v और i को आपस में मल्टीप्लाई करने से। जो मिकदार या जो फिज़िकल क्वांटिटी y एक्सिस के ऊपर दी गई है उसे x एक्सिस वाले फिज़िकल क्वांटिटी से ज़रब कर लेना है। तो वोल्टेज और करंट को अगर ज़रब करें तो जहन में लेके आएं कौन सी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी बनती है। जी शाबाश, जल्दी से सोचें 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 बेटा। आज एक्टिव होके बैठना है, आज पढ़ने लगे हैं ग्राफ्स को। हर बच्चे के जहन में होता है कि भाई टफ़ करते हैं हमें सर, ग्राफ कैसे होने चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करें। जी तो वोल्टेज और आई करंट को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, हियर इज़ अ एरिया ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ पावर को जाहिर करेगा। किसको जाहिर करेगा? पावर को जाहिर करेगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफ है चार्ज और टाइम के दरमियान में।
क्यूटी ग्राफ जैसे कहा जाता है, स्मॉलर से भी इसको जाहिर करते हैं और कैपिटल क्यू से भी इसको जाहिर करते हैं। क्यूटी ग्राफ के अंदर जी गौर कीजिए, अगर इसका स्लोप बनाना चाहेंगे तो स्लोप हमारे पास बराबर होगा स्लोप क्यू ओवर टी हमारे पास। जी जहन में लेके कौन सी फिजिकल ऐसी क्वांटिटी है जो बेसिकली तौर पर चार्ज को टाइम से तकसीम करने से हमें हासिल होती है। सोचें सोचें, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत इजी होने वाले हैं हमारे ग्राफ, शाबाश। चार्ज को जब टाइम से तकसीम करते हैं तो हेयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ करंट, ये करंट की डेफिनेशन है Q ओवर T। तो इसका मतलब QT ग्राफ का स्लोप हमें करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो Q को टाइम से ज़रब करना पड़ेगा, Q को टाइम से ज़रब करना पड़ेगा। जी Q को अगर टाइम से ज़रब करें, कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता, नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रहा हो, अगर तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो लाजमी वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ज़रूर लिखी होगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से या उनके दरमियान में रेशो या डिवीजन से हमें हासिल नहीं होती, वो आपको वहाँ ऑप्शन देगा कि हमें नो इन्फॉर्मेशन देता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ भी इसे कहा जाता है, इसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कहा जाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के दरमियान में स्लोप के लिए स्लोप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। जी ढूंढें कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान में रेशो से हमें हासिल होती है। जी शाबाश सर, स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि फोर्स और एक्सटेंशन के रेशो से हमें हासिल होता है। ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, इसका स्लोप हमें क्या देगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। एरिया बनाएं जी, F क्रॉस X ढूंढें, F क्रॉस X कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? X अगर डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स हमारे पास मौजूद हो तो इनका प्रोडक्ट। जी सर, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क डन को जाहिर करता है। किसे जाहिर करता है? वर्क डन को जाहिर करता है। इसके बाद आ जाएं चार्ज वोल्टेज ग्राफ। जी चार्ज वोल्टेज ग्राफ Q ओवर V जो कि स्लोप के बराबर होगा। अब यहाँ से गौर कीजिए, स्लोप किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी। सर यहाँ हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस Q ओवर V, C बराबर है Q ओवर V के हमारे पास ये रिलेशनशिप हमने कैलकुलेट किया था कैपेसिटर के लिए। किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसके तहत वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की सलाहियत रखता है, कैपेसिटेंस कहलाती है। तो क्यू वी ग्राफ का स्लोप हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर दे रहा होता है। अगर इसका एरिया क्यू को वी से ज़रब करें, नो इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती, लाजमी नहीं है कोई फिजिकल क्वांटिटी बने, तो नो इन्फॉर्मेशन का वहाँ पर वो ऑप्शन ज़रूर देगा। जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिंपल, आप पहले भी पढ़ चुके थे, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम जो भी बनाना चाहें, स्लोप बराबर होगा x ओवर t के, स्लोप x ओवर t डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी को जाहिर करेगा। किसको जाहिर करेगा? वेलोसिटी को जाहिर करेगा। क्लियर? अगर एरिया बनाना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या कुछ यहाँ पर क्वांटिटी बनेगी? हाँ जी, डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस हमारे पास बनेगा। कुछ हद तक कुछ बुक्स के मुताबिक इसे नो इन्फॉर्मेशन से भी वो एसोसिएट करते हैं, नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि अगर आप एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम को आपस में ज़रब कर लेंगे तो आपके पास ये नो इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन कुछ के नज़दीक डिस्टेंस यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे बी कहा जाता है। अगर एरिया के दरमियान में ग्राफ बनाया जाए तो स्लोप, आपके पास स्लोप बराबर होगा बी डिवाइडेड बाई ए, जो कि नो इन्फॉर्मेशन देता है, नो इन्फॉर्मेशन।
क्लियर। इसके बाद अगर आप इसका एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो एरिया आपके पास क्या होगा, बी ए के, जो बेसिकली तौर पर मैग्नेटिक फ्लक्स को जाहिर करता है। तो एरिया यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को जाहिर करेगा, जबकि स्लोप किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसके बाद है कैपेसिटेंस और वोल्टेज का ग्राफ। अगर यहाँ पर इसका स्लोप फाइंड किया जाए तो C/V, कैपेसिटेंस को जब वोल्टेज पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास स्लोप से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है? जी नहीं, नो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, नो इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो CV किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? Q, चार्ज के बारे में। तो एरिया ऑफ कैपेसिटेंस वोल्टेज ग्राफ चार्ज के बारे में आपको बताएगा, जबकि स्लोप ऑफ कैपेसिटेंस वोल्टेज हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये ग्राफ इस तरह से जाहिर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास है वोल्टेज रेजिस्टेंस ग्राफ। अगर यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो एरिया बेसिकली तौर पर होता है वोल्टेज को रेजिस्टेंस पर तकसीम करने से हमें हासिल होगा स्लोप, और स्लोप यहाँ पर करंट को जाहिर करेगा। अगर इसके एरिया को कैलकुलेट किया जाए, एरिया ऑफ अ ग्राफ VR के बराबर होगा, जो नो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्लोप अगर इसका फाइंड करना चाहेंगे एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन। क्लियर? क्यों? किसी किस्म की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। जबकि एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में ज़रब करेंगे, जो कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहलाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से ये वेलोसिटी को जाहिर करेगा। आखिरी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखना चाहें, स्लोप वेलोसिटी को टाइम से तकसीम करने से हमें हासिल होगी, और ये हमारे पास बराबर होगी किस चीज़ के? जी, एक्सेलरेशन के। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन के। जबकि अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वेलोसिटी को टाइम से ज़रब करेंगे। ये किस को जाहिर करेगा? यहाँ पर गौर कीजिए, अगर वेलोसिटी को डिफाइन किया जाए तो ये हमारे पास हमेशा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के बराबर होती है। वेलोसिटी और टाइम कहाँ से ज़रब करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये हमारे पास कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें बता दी जाएं कि इनके दरमियान में ग्राफ है, इनका स्लोप क्या बताएगा, इनका एरिया क्या बताएगा, तो सिंपलर है स्लोप के लिए y एक्सिस पर दी गई क्वांटिटी को x एक्सिस पर दी गई क्वांटिटी से तकसीम कर लेना है। क्लियर? और इसी तरह से अगर एरिया हमने उसी ही क्वांटिटी जो ग्राफ है हमारे पास उसका कैलकुलेट करना है तो y एक्सिस वाली मिकदार को x एक्सिस वाली मिकदार से ज़रब कर लेना है। ये पहला अंदाज था। तो आप खुद से भी ट्राई करें। काफ़ी सारे ऐसे आपके पास फार्मलिज्म में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जहाँ पर आप देखते हैं एक फार्मूला किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रेशो से हमें हासिल हो रहा होता है, और कोई फार्मूला हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से हासिल हो रहा होता है। तो ग्राफ चूँकि बेसिकली तौर पर दो मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा होता है, तो आप इन ग्राफ सिंपली अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप को ज़ाहिर किया जाए तो उनके लिए ये खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एन एंगल। अगर एंगल हमें बता दिए जाएं तो उस इंफॉर्मेशन एंगल की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हम ग्राफ को किस तरह से उसका स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये यहाँ MCQs बनाए जाती हैं। तो अगर तो आपको एंगल बता दिया जाए तो स्लोप हमेशा याद रखिएगा tan थीटा के बराबर होगी, tan थीटा के बराबर। अब tan की कुछ वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर लें। 0 डिग्री पर tan थीटा हमेशा 0 रहता है। 30 डिग्री पर ये tan थीटा हमारे पास 1/√3 हो जाता है। 45 डिग्री के ऊपर यही tan थीटा हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है, जबकि tan 60 डिग्री हमारे पास √3 बन जाता है। tan 90 इन्फिनिट के ऊपर चला जाता है। अब एक बात नोटिस कीजिए, tan की वैल्यूज़ एंगल बढ़ने की वजह से बढ़ रही हैं। tan थीटा एंगल बढ़ने की वजह से जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे tan की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती हैं। अब चूंकि tan थीटा जाहिर कर रहा है स्लोप को, तो दूसरे लफ्ज़ों में सिंपलर अगर बात की जाए वो ये है कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एंगल बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ जाएगा। तो अगर एंगल की इंफॉर्मेशन दी जा रही हो तो फ़ौरन हमने समझने जाना है
जिसका एंगल सबसे ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, और स्लोप से जो क्वांटिटी ज़ाहिर की जा रही है वो सबसे ज़्यादा होगी। कैसे? यहाँ अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ बनाया जाए और हमें ये बता देता है कि विच वन हैज़ लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, और इस ग्राफ के लिए ये सवाल हमसे पूछा जाता है। अब गौर कीजिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, अगर स्लोप फाइंड किया जाए तो हमारे पास फ़ौरन से एक क्वांटिटी बनती है रेजिस्टेंस। अगर पहले ग्राफ की रेजिस्टेंस को R1 से ज़ाहिर किया जाए और दूसरे ग्राफ की रेजिस्टेंस को R2 से ज़ाहिर किया जाए तो किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी? जवाब है सर जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जिस ग्राफ का स्लोप एंगल से ज़ाहिर हो रहा है, स्मॉलर द एंगल लोअर द स्लोप, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, R1 कम हो जाएगी। जबकि दूसरे ग्राफ 2 के लिए अगर ऑब्जर्व किया जाए तो उसका एंगल ज़्यादा है तो उसकी स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो R2 लार्जर रहेगी R1 की निस्बत। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। वो आपको ग्राफ प्रोवाइड कर देता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में एंगल भी बना देता है, और ये कभी आपसे नहीं कहता कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, वो रेजिस्टेंस पूछ भी ले तो आपने पहले ग्राफ के स्लोप से जज करना है फिजिकल क्वांटिटी बनती कौन सी है, फिर स्लोप किसका ज़्यादा होगा और कौन सी वैल्यू हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की ज़्यादा होगी। ये दोनों चीज़ें आपने बैक वक्त अप्लाई करनी है। इसी तरह दूसरा ग्राफ QV ग्राफ के दरमियान में अगर इसका स्लोप चेकआउट किया जाए तो Q/V हमारे पास कैपेसिटेंस जाहिर करता है। लेट्स से फर्ज कर लें यहाँ पर पहले ग्राफ की कैपेसिटेंस C1 है, आप खुद से बना लें, और इसकी कैपेसिटेंस C2 है, और तीसरे ग्राफ की कैपेसिटेंस हमारे पास C3 है। अब सवाल अगर वो हमसे पूछ ले कि किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो हमें यहाँ जहन में रखना चाहिए जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा, जिसका एंगल ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा। पहला ग्राफ जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C1 से ज़ाहिर हो रही है, इसका चूंकि एंगल कम है, इसका स्लोप कम है, तो मतलब कैपेसिटेंस C1 हमारे पास लोअर रहेगी। C2 का एंगल इसकी निस्बत ज़्यादा है, तो यहाँ पर C2 हमारे पास ग्राफ जो कैपेसिटेंस 2 है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इससे निस्बत हमारे पास C2 लार्जर है। C3 के लिए थर्ड ग्राफ मैंने यहाँ पर जाहिर किया हुआ है, चूँकि फिजिकल क्वांटिटी C3 बन रही थी तो सिंपलर मैंने बता दिया है, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपने खुद से बना लेना है। तो एंगल सबसे ज़्यादा, कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा, तो C3 सबसे ज़्यादा होगी C2 की निस्बत और C1 की निस्बत। इस तरह ये इन्फॉर्मेशन आपसे कैलकुलेट कराता है। तो इन तमाम तर ग्राफ्स जिनको मैंने आपको कराया है, इसके अलावा आप खुद से भी काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये ग्राफ बना सकते हैं और उनके स्लोप को अपने जहन में रखें, और एंगल बेस्ड आप खुद से ये सवाल सारे के सारे सॉल्व आउट करें खुद से। मेरी सजेशन है आपको कि ये सारे सवाल आप खुद से बनाएं कि एंगल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस किस ग्राफ के लिए ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर गौर कीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और किस ग्राफ के लिए वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ से आप गैस कर सकते हैं, तो इस तरह के भी यहाँ क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर? तीसरा हमारे पास होता है रिलेशन बेस्ड ग्राफ। रिलेशन जो हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6 तरह के, उन 6 तरह के रिलेशन को अगर ग्राफ की सूरत के अंदर रिप्रेजेंट किया गया हो तो ग्राफ हमारे पास किस तरह के बनेंगे। पहला हमारे पास होता है y = mx। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारे पास, y बराबर है mx। अब यहां पर गौर कीजिए, दो मिकदारों के दरमियान में इस तरह का रिलेशन हो कि दोनों की पावर 1 हो। इसे सिंपलर अगर m को कांस्टेंट कर दें, पहले भी मैंने आपको सिखाया था, m के कांस्टेंट करने से यहाँ एक रिलेशन हमारे पास आएगा y is directly proportional to x, जो कि हमारे पहले रिलेशन से जुड़ गई है। पहला रिलेशन हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट 1 लेक्चर के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर। अगर दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ सिंपली डायरेक्ट रिलेशन में हो, हमेशा याद रखिएगा, तो उनका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर। क्लियर? ये हमारे पास रिलेशन बनता है।
अब दूसरी यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिलेशन को गौर किया जाए, अब भी हमारे पास गौर कीजिए, ये अब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इस स्ट्रेट लाइन के लिए अब गौर कीजिएगा, अगर आप इस सारे की सारी क्वांटिटी को जीरो भी कर देते हैं y, फिर भी कोई हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर रहता है, यानी कि एक कोई पॉजिटिव वैल्यू रहता है। अब भी ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा ये सेंटर में से पास नहीं करेगा, सेंटर में से पास नहीं कर रहा, ये किसी नेगेटिव एक्स एक्सेस को आकर टच करेगा। तो वहाँ ये अब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसको जहन में रखना है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कहाँ पर हमने पढ़े हुए सर, वी एफ बराबर है हमारे पास वी आई प्लस ए टी। अगर हरकत की पहली मसावात जिसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, उसके अंदर देखें वी आई को जीरो कर दें तो वी एफ की कोई ना कोई हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मौजूद होगी। ये कभी सेंटर में से पास नहीं करता, और इसके लिए आपने ग्राफ भी वहां पर कैलकुलेट किए थे। तीसरी तरह का हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप, अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में इस तरह का रिलेशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, उसके लिए गौर कीजिए। ग्राफ हमारे, जैसा कि हमने रिलेशन पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने रिलेशन पढ़े थे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है, तो इनके लिए बेसिकली तौर पर हमारे पास ग्राफ जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो ये है। इसके बाद अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ में इस तरह का रिलेशनशिप हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन में आए, तो उस वक्त हमारे पास ग्राफ किस तरह का बनेगा, उस वक्त ग्राफ हमारे पास पैराबोला बनता है, पैराबोला। क्लियर? ये हमारे पास पैराबोला, देखें एक के ऊपर पावर 1 है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर 2 है, तो जिसकी पावर कम होगी ग्राफ आपको उसी तरफ बेंड होता हुआ दिखाई देगा। y की पावर कम है x की निस्बत, तो ग्राफ आपको y की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रिलेशनशिप हमने काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के दरमियान में पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मास को कांस्टेंट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन में आई थी। इसके बाद हमारे पास ये ग्राफ है, अगर क्वांटिटीज़ डायरेक्ट रिलेशन रखें लेकिन एक क्वांटिटी के ऊपर अंडर रूट भी हो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x, इस तरह के लिए अब भी ग्राफ हमारे पास ये पैराबोला बनेगा। पैराबोला जहन में रखिएगा, पैराबोला हमारे पास कैसे बनता है। अब यहाँ गौर कीजिए, अगर इसी रिलेशनशिप को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 इसे लिखा जा सकता है। अगर एक के ऊपर पावर 1 हो और एक के हाफ हो आपके पास, तब भी ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। अब गौर कीजिए, x की वैल्यू हमारे पास कम से कम है, अगर x की वैल्यू हमारे पास कम है y की निस्बत, तो आपको ग्राफ भी x की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन के अंदर ध्यान में रखिएगा ग्राफ पैराबोला बनेगा। या तो ऐसा हो कि क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी रखें और एक क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर हो। दूसरा हमारे पास पैराबोला कब बनता है, जब एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आए, तो ये दोनों पैराबोला बनते हैं। वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप, अगर ये केस हम देखना चाहें तो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला देखा था, 2πL/g और इसका अंडर रूट, ठीक है। L अंडर रूट टाइम पीरियड के डायरेक्ट रिलेशन में आता है। हमारे पास तीसरा के ये, अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में सिंपली इन्वर्स रिलेशन हो, ये भी हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर हमेशा जब वॉल्यूम के इन्वर्स रिलेशन में आता है, बॉयल्स लॉ, PV बराबर है हमारे पास कांस्टेंट, PV बराबर है हमारे पास कांस्टेंट के, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उस वक्त ग्राफ याद रखिएगा ये बनता है, और इस ग्राफ को कहा जाता है हाइपरबोला। इसे क्या कहा जाता है, हाइपरबोला इसे कहा जाता है। अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन हो, जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो ग्राफ हमारे पास हाइपरबोला बनता है। यहाँ पर x और ये हमारे पास y। क्लियर? इसके बाद हमने एक रिलेशनशिप देखा था कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कि एक मिकदार किसी दूसरी मिकदार के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो उस वक्त ग्राफ याद रखिए, ग्राफ हमारे पास ये बनेगा।
ये डॉटेड लाइन से हमने पहले ही हाइपरबोला बनाया हुआ है, हाइपरबोला ग्राफ हमारे पास हाइपरबोला बना था। लेकिन अगर स्क्वायर आ जाए जो इन्वर्स रिलेशन रखने वाली क्वांटिटी है तो ग्राफ स्टीपर देन हाइपरबोला बनता है। ठीक है, स्टीपर देन हाइपरबोला, स्टीपर देन हाइपरबोला इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में सिंपली इनवर्स रिलेशन हो और दूसरी क्वांटिटी के ऊपर अंडर रूट भी हो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x अंडर रूट, उस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा ये हमारे पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला, जबकि अब उसका ग्राफ अगर देखना चाहें ये ऊपर शिफ्ट हो गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया है, हाइपरबोला से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इस तरह का ग्राफ जाहिर करेगा इस क्वांटिटी को। और ये हमें कहाँ मिलती थी, टाइम पीरियड के अंदर, 2πL/g आपके पास इसका अंडर रूट। अगर टाइम पीरियड और g के दरमियान में रिलेशनशिप को देखा जाए तो हमारे पास सिंपलर क्या है कि अंडर रूट g टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है, तो उस वक्त हमारे पास हाइपरबोला से ऊपर शिफ्ट हो जाता है इसका ग्राफ। जबकि अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान में इस तरह का रिलेशन हो कि एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के इन्वर्स और फिर दूसरी क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर भी हो, तो ये स्टीपर देन हाइपरबोला हमारे पास ग्राफ आता है। तो ये थी ग्राफ की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा ग्राफ को सिंपलर एक फार्मूले से भी जाहिर किया जाता है। फार्मूला आपके पास होता है स्लोप का, और उस स्लोप को हमेशा लिखा जाता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मैथमेटिक्स की ज़बान में अगर बात करना चाहें उस वक्त याद रखिएगा वाई एक्सिस के पर पाए जाने वाली मिकदारों में जो भी तब्दीली आएगी उसे एक्स एक्सिस वाली मिकदारों की तब्दीली से तकसीम करना है। तो ये हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जहां पर हमें ग्राफ प्लॉटेड मिलेंगे। एक ग्राफ बना हुआ होगा कुछ क्वांटिटीज़ के दरमियान में, और वहां पर हमसे उनके स्लोप से जो रिप्रेजेंट हो रही होगी क्वांटिटी, उसके बारे में हमसे इंफॉर्मेशन ली जा रही होगी। मसलन हमने चैप्टर नंबर हमारे पास है 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर, और बाकी जितने हमारे बोर्ड्स हैं उनके अंदर चैप्टर नंबर 5 से इनको जाहिर किया गया, लेकिन चैप्टर का नाम सेम है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर क्यूटी ग्राफ का हमें कर्व बना के दे दी जाती हैं, और सवाल हमसे कर लिया जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट, कि फलां पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास करंट की वैल्यू क्या कुछ है। तो इस तरह के जब ग्राफ हमारे पास प्लॉटेड होंगे तो हम इस फार्मूले से वहां पर हेल्प लेंगे। तो इस फार्मूले को जहन में रखें। इसमें से इतना ज़्यादा हमारी MCQs नहीं क्रिएट हुई, हमारी जितनी भी MCQs क्रिएट होती हैं वो इस लेवल से होती हैं कि मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान में स्लोप किस तरह से फाइंड किए जाएंगे, इनका एरिया क्या कुछ बता रहा होगा, इन्फॉर्मेशन कैसे ली जा रही होगी, और ख़ास करके अगर एंगल बेस्ड लेवल के ऊपर बात की जाए तो हमारे पास ये स्लोप रिप्रेजेंट कैसे होगा और किसका स्लोप ज़्यादा होगा कम किसका होगा, और जो क्वांटिटी उनके स्लोप से जाहिर हो रही होगी उसकी वैल्यू हमारे पास किस ग्राफ के लिए ज़्यादा होगी किसके लिए कम होगी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। और आखिर में तीसरी जो किस्म हमारे पास ग्राफ की बनती है वो यही है, जो रिलेशनशिप हम पहले पढ़ के आए थे, उन्हीं रिलेशनशिप की अगर क्वांटिटीज़ के दरमियान में ग्राफ आपको बनाने के लिए कह दिया जाए या उनकी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ ली जाए कि ये बनता क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, किस तरह की इसकी शक्ल बनती है, तो ग्राफ से मुताल्लिक वो इन्फॉर्मेशन आपकी पिक की जाती है। तो ये था हमारे पास एंटी टेस्ट MCQs की वो सीरीज़ जिनको हमने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया। इंशाल्लाह हर लेक्चर जो फर्स्ट ईयर का होगा या सेकंड ईयर का होगा, हर टॉपिक से एसोसिएटेड हम तमाम तर जितनी भी MCQs होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे बाय हैंड। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे उन तमाम तर MCQs के। तो इसीलिए हमेशा आप खुद से प्रैक्टिस करें, अपने पास इन्फॉर्मलिज्म को रखें। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पर कराए हैं, इन्हीं को सामने रखते हुए बाकी फार्मलिज्म खुद से बनाने के बाद इनके दरमियान में किस तरह का ताल्लुक़ है, ग्राफ किस तरह के इनके बनेंगे, एक को कम कर दें दूसरे को बढ़ा दें, एक कम होने से दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितने भी हमने यहाँ पर MCQs की क्रिएशन बेस्ड जितने क्वेश्चंस किए हैं उनको खुद से अप्लाई करें। आपकी अपनी ही स्ट्रगल आपको कामयाब बनाएगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।